हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फोरियर सीरीज़। फोरियर सीरीज़ के बारे में हम जानेंगे कि फोरियर सीरीज़ होती क्या है। ये टॉपिक आपके बीएससी और बीटेक के एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ गेट और नेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जानते हैं फोरियर सीरीज़ होती क्या है। भाई, इट इज़ ए एक्सप्रेशन विच इज़ रिटन फॉर ए पीरियोडिक फंक्शन एज सम ऑफ ए सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। मतलब फोरियर सीरीज एक्चुअल में होती क्या है कि अगर कोई एक पीरियोडिक फंक्शन है, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है, तो उसको सम की फॉर्म में लिखना, सम ऑफ ए सीरीज की फॉर्म में लिखना। किसकी सीरीज? साइन की और कोसाइन के फंक्शन की। यानी कि दिए हुए पीरियोडिक फंक्शन के लिए एक ऐसी सीरीज बनाना जिसमें कि साइन और कोसाइन के फंक्शन इन्वॉल्व हो। ऐसी सीरीज बनाने को जो बनकर तैयार होती है उस सीरीज को क्या कहा जाता है? फोरियर सीरीज। इसका इन्वेंशन एक फिजिसिस्ट हुए जैकब फोरियर, उन्होंने किया। जैकब फोरियर एक बार रोड के अंदर फ्लो होने वाले हीट के ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे थे और स्टडी कर रहे थे। उसमें उन्हें हीट इक्वेशन को सॉल्व करने की आवश्यकता हुई। तो इस हीट इक्वेशन को सॉल्व करते हुए उन्हें एक स्पेशल सीरीज़ मिली जिसको फोरियर सीरीज़ कहते हैं। चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर जाना, फोरियर सीरीज़ हमेशा पीरियोडिक फंक्शन के लिए बनाई जाती है या एग्जिस्ट करती है। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है पहले इसे जान लेते हैं। पीरियोडिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन एफ एक्स, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक। कोई भी फंक्शन एफ एक्स पीरियोडिक कहलाएगा इफ़ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर टी। अगर उस फंक्शन के लिए एक ऐसा नंबर टी मिल जाए, किस तरीके का? सच दैट कि फंक्शन में एक्स की प्लेस पर अगर एक्स प्लस टी रिप्लेस करें तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो वापस एफ एक्स ही बन जाए। फिर अगर x की जगह पर x प्लस टू टी रिप्लेस करें तो फंक्शन की वैल्यू सॉल्व करके वो भी एफ एक्स के इक्वल आए। फिर x को x प्लस थ्री टी रिप्लेस करें x की जगह पर तो भी फंक्शन की वैल्यू वापस एफ एक्स ही आ जाए। तो ऐसे फंक्शन को जिसकी हर टी लेंथ के बाद, हर टी डिस्टेंस के बाद, इंटरवल के बाद वापस वैल्यू वही एफ एक्स ही रिपीट हो रही है, तो ऐसे फंक्शन को पीरियडिक फंक्शन कहा जाता है। और कैपिटल टी जो नंबर है, दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन एफ एक्स। वो एफ एक्स फंक्शन का पीरियड कहलाता है, कैपिटल टी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो था पीरियडिक फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम जानते हैं पीरियडिक फंक्शन के एग्जांपल के बारे में। भाई एफ एक्स इक्वल टू, अगर हम साइन एक्स की बात करें तो ये जो साइन एक्स फंक्शन है, अगर इस फंक्शन में मैं एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ एक्स प्लस टू पाई से, तो दोनों तरफ रिप्लेस किया एक्स को एक्स प्लस टू पाई से, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स प्लस टू पाई और इधर हो जाएगा साइन एक्स प्लस टू पाई। और हम जानते हैं टू पाई मतलब 360, तो साइन 360 प्लस एक्स किसके इक्वल होता है? साइन एक्स के। और ये तो एग्जैक्टली किसकी वैल्यू थी? एफ एक्स के इक्वल थी। दैट मीन्स ये वापस एफ एक्स के इक्वल आ जाए। इट मीन्स जैसे ही हमने x को x प्लस टू पाई से रिप्लेस किया तो फाइनल इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो जो एफ एक्स था वही का वही बन गया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब अगेन अगर मैं इसमें इस बार x को x प्लस टू इंटू टू पाई से रिप्लेस करूँ, दोनों तरफ x को x प्लस टू इंटू टू पाई से रिप्लेस करते हैं इस फंक्शन में। तो जैसे ही रिप्लेस किया, यहाँ x की जगह पर x प्लस टू इंटू टू पाई हो गया, इधर साइन x प्लस टू इंटू टू पाई। और हम जानते हैं साइन टू इंटू टू पाई मतलब टू पाई मतलब वन राउंड, और टू इंटू टू पाई मतलब टू राउंड। और टू पाई के बाद साइन के लिए वापस इसी क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो इस साइन एक्स प्लस टू इंटू टू पाई वापस क्या आएगा? साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, और साइन एक्स किसकी वैल्यू थी? एफ एक्स की। दैट मीन्स ये एक्स प्लस टू इंटू टू पाई रिप्लेस करने के बाद भी वैल्यू एफ एक्स ही आ गई। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस टू इंटू टू पाई अगेन एफ एक्स आ गया। तो यहाँ से अगर हम डेफिनेशन से इसे देखें, इन दोनों इक्वेशन की बात करें तो ये भी एफ एक्स की वैल्यू है, यानी कि एफ एक्स एक्स को एक्स प्लस टू पाई से रिप्लेस करने पर जो बना था वो भी एफ एक्स ही आया था। एक्स को एक्स प्लस टू इंटू टू पाई से रिप्लेस किया वो भी एफ एक्स आया। तो अगर इस सारी कहानी को अगर हम इस डेफिनेशन से कंपेयर करें तो आपको दिखाई देगा इस टी की प्लेस पर, इस टी की प्लेस पर यहाँ पर क्या दिख रहा है? टू पाई। तो दैट मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कौन कर रहा है? टू पाई सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए टू पाई क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा। और साइन एक्स कैसा फंक्शन हो जाएगा? पीरियडिक फंक्शन, जिसका पीरियड कितना होगा? टू पाई। क्लियर? तो ये तो पीरियडिक फंक्शन होता है। वैसे भी आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। तो जीरो से लेके टू पाई के बीच में जो ग्राफ है, अगेन फिर अगले पीरियड में यानी कि नेक्स्ट अगेन फिर टू पाई में वही ग्राफ रिपीट होगा। टू पाई से लेकर फोर पाई तक सेम वही ग्राफ चलेगा। फिर फोर पाई से लेकर सिक्स पाई तक हर टू पाई लेंथ के बाद वही वैल्यूज़ रिपीट होंगी। तो इसलिए ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है? पीरियोडिक फंक्शन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल नोट्स के बारे में, जैसे फंक्शन है कुछ और उनके पीरियड के बारे में हम बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स का पीरियड होता है टू पाई, अभी हमने जाना। सिमिलरली कॉस एक्स का पीरियड भी टू पाई होता है। टेन एक्स का पीरियड पाई होता है। कॉसेक एक्स टू पाई, सेक एक्स का टू पाई, कोट एक्स का पाई। दैट मीन्स साइन और कोसेक दोनों के पीरियड टू पाई होंगे। और इनके रेसिप्रोकल जो हैं, साइन का रेसिप्रोकल को क्या होता है फंक्शन? कोसेक।
और कोस का रेसिप्रोकल सेक, इनके पीरियड दोनों के 2 पाई होंगे। और टेन और इसके रेसिप्रोकल कोट के दोनों के पीरियड कितने होंगे? पाई होंगे। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है पीरियड क्या होते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि कुछ स्पेशल बातें और। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसका पीरियड टी है, फंक्शन एक्स का फंक्शन है उसका पीरियड टी है, तो पीरियड ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी, यानी कि फंक्शन एक्स की जगह पर ए एक्स प्लस बी का फंक्शन हो, तो उसका पीरियड जस्ट जो एक्स एंगल में है फंक्शन जिस ए एक्स प्लस बी का है, तो एक्स का जो मल्टीपल है ए, पीरियड बस उससे डिवाइड हो जाएगा। मीन्स एफ एक्स के पीरियड में अगर इसका पीरियड निकालना है तो किससे डिवाइड कर देना? जो एक्स का मल्टीपल है। जैसे कि अगर हम बात करें साइन एक्स का पीरियड की मैं बात करूं तो साइन एक्स का पीरियड तो 2 पाई होता है। अब अगर आपसे कहा जाए साइन ऑफ 3x + 2 का पीरियड बताओ, तो कुछ टेंशन नहीं लेनी। जब इसका पीरियड पता है तो बस इसके पीरियड को ये जो x के मल्टीप्लाई में है इससे डिवाइड कर देना, तो इसका पीरियड निकल आएगा। यानी कि इसका पीरियड होगा sin 3x + 2 का 2π/3, ये पीरियड हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट बता रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट फिर T1 T2 अगर पीरियड है दो फंक्शन f1x और f2x, ये दो फंक्शन है, f1 भी एक फंक्शन है f2 भी एक फंक्शन है। f1 का पीरियड मान लो T1 है, f2 का पीरियड T2 है, तो दोनों के सम फंक्शन का पीरियड निकालना है। तो जस्ट आपको दोनों के अलग अलग जो पीरियड हैं T1 और T2 उनका एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, अब कुछ और विशेष बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि साइन एक्स है, इसका पीरियड 2 पाई है। अब अगर पूछा जाए साइन ए एक्स प्लस बी का पीरियड बताओ, तो अभी जैसे कि नोट में डिस्कस किया था कि साइन एक्स का पीरियड पता है, ए एक्स प्लस बी का है, तो पता करना है तो जो एक्स के मल्टीप्लाई में है ए, उससे इसके पीरियड को डिवाइड करेंगे, यानी कि 2π/a हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी का। ऐसे कोस एक्स का 2 पाई होता है। अब कोस ए एक्स प्लस बी का पूछा जाए तो हो जाएगा 2π/a, क्योंकि एक्स के मल्टीप्लाई में है तो इसके पीरियड को 2a से डिवाइड कर देंगे। अब साइन 2x का पीरियड प्लस 10x, एक फंक्शन है साइन 2x + 10x, ये पूरा फंक्शन है, इसका पीरियड निकालना है। तो सेकंड नोट के अकॉर्डिंग हमें इसका पीरियड और इसका पीरियड चाहिए होगा और दो उनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो यानी कि इस टोटल फंक्शन का पीरियड इक्वल टू होगा एलसीएम ऑफ पीरियड ऑफ साइन 2x एंड पीरियड ऑफ 10x, तो दोनों के पीरियड का एलसीएम निकालेंगे। अब साइन 2x का पीरियड तो हम जानते हैं कितना होता है, साइन x का जानते हैं हम कितना होता है 2 पाई, और साइन 2x का निकालना है तो जो x के इंटू में उसे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2π/2, ये साइन x का पीरियड हो गया। 10x का पीरियड क्या होता है बताया था अभी, पाई। अब यानी कि एलसीएम हमें किसका चाहिए, पाई का और पाई का, और एलसीएम दोनों का क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पाई। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो फंक्शन है हमारे पास tan 3x + cos है, cos 5x, इसका पीरियड पूछा है, तो वो किसके इक्वल होगा, पीरियड एलसीएम ऑफ पीरियड ऑफ tan 3x एंड पीरियड ऑफ cos 5x, दोनों के अलग अलग पीरियड का एलसीएम। अब दोनों के अलग अलग पीरियड क्या है भाई, tan x का पीरियड हमने पढ़ा था क्या, tan x का पीरियड पाई पढ़ा था, और tan 3x का चाहिए तो अभी बताया था x का मल्टीप्लाई जो है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि tan 3x का पीरियड हो जाएगा π/3। cos 5x का भाई, cos x का पीरियड क्या पढ़ा था 2 पाई, तो इसका क्या हो जाएगा, जो x के इंटू में उससे डिवाइड 2π/5। अब इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो सम फंक्शन का पीरियड होगा। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई, तो जो पाई की फॉर्म में अगर आ रहा है तो इसका एलसीएम निकालने के लिए जस्ट आपको न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेना है और डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो न्यूमरेटर में यहाँ पाई है, यहाँ 2 पाई है, तो दोनों का एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों का मल्टीपल होगा, तो वो क्या होगा 2 पाई, क्योंकि पाई के टेबल पाई से भी डिवाइड हो जाएगा 2 पाई और 2 पाई से भी, तो ये तो एलसीएम हो गया। और दोनों का एचसीएफ 3 और 5 का, 3 और 5 का एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 3 और 5 का कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा है 1, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से 2 पाई एल्स ये आ जाएगा पीरियड किसका, सम फंक्शन का tan 3x + cos 5x। ठीक है, वैसे इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ग्राफिकल अगर आपको रिप्रेजेंटेशन पूछने लगे, फोरियर सीरीज भी निकालो और ग्राफ भी प्लॉट करो, तो आपको पीरियड की वैल्यू पीरियड निकालना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन इन इंटरवल c से c + 2 पाई। कोई भी फंक्शन f(x) अगर हमें दिया है जो कि इंटरवल c से c + 2 पाई में डिफाइंड है, तो उसके फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन का फार्मूला क्या है, तो वो हम जान लेते हैं। भाई अगर फंक्शन f(x) पीरियडिक फंक्शन है जो कि इंटरवल c से c + 2 पाई में डिफाइंड, इंटरवल का मतलब x की जो वैल्यू फंक्शन के अंदर रखने वाले हैं वो c से ग्रेटर और c + 2 पाई से लेस होगी, इन दोनों के इन बिटवीन होंगी, इंक्लूडिंग c एंड c + 2 पाई, तो इसे हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो अगर कोई फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइंड है, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन का फार्मूला है वो ये यूज़ करेंगे, f(x) = a0/2 प्लस समीशन या सिग्मा n goes to 1 to infinitive an cos nx प्लस सिग्मा n goes to 1 to infinitive bn sin nx।
ठीक है। इसको अगर हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखें तो सिग्मा समेशन को सॉल्व करके ये तो a0/2 रहेगा ही, एक बार n की जगह पर 1 रख देंगे। समेशन का मतलब, सिग्मा का मतलब क्या होता है, n की वैल्यू रख रख के जो आएंगी उनको सम करना। तो n1 रखेंगे तो ये बनेगा a1 cos x, फिर प्लस 2 रखेंगे इसमें तो a2 cos 2 है, फिर a3 cos है, ये आएगा। फिर इसी ऐसे ही चलता रहेगा। सिमिलरली फिर साइन वाले में n1 रखेंगे तो b1 sin x, 2 रखेंगे b2 sin 2x, 3 रखेंगे b3 sin x, इन सब का सम। ये टोटल जो आएगा दिस इज कॉल्ड फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन fx। इस fx फंक्शन का ये फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब एग्जाम में क्वेश्चन में एक फंक्शन x का दे देगा ऐसे ही, और आपसे कहेगा उसकी फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन पता करो। अब इस रिप्रेजेंटेशन को नॉन या कंफर्म करने के लिए आपको हर एक टर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि a0 भी पता होना चाहिए, a1 भी, a2 भी, a3 भी। तो ये जो a0, a1, a2, a3 हैं, an है, ये सब क्या कहलाते हैं भाई, ये फोरियर कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो अब इनकी वैल्यू भी चाहिए होगी, क्योंकि सीरीज तो तभी कंफर्म होगी ना जब ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पता चल जाए, a0 भी, a1 भी, an भी सब पता चल जाए। तो उसके लिए कुछ फार्मूले हैं जिस फाइंड करने के लिए, उसे कहते हैं आइलर फार्मूला। तो आइलर एक मैथमेटिशियन हुए, यूलर या आइलर, तो उन्होंने ये फार्मूले दिए जिनके बेसिस पर a0 की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो कैसे करनी है भाई, तो ये फार्मूला यूज़ करना है a0 इज इक्वल टू 1/π इंटरवल c2 c+2π fx df। ठीक है, जो भी c2 c+2π मतलब जो क्वेश्चन में आपको दिया होगा इंटरवल वही लिमिट में लगाना है। ध्यान रहे ये जो फार्मूला लगा रहे हैं हम, ये जो फार्मूले फोरियर सीरीज के डिस्कस कर रहे हैं, ये फार्मूले तभी तक वैलिड है जब तक इंटरवल की लेंथ टोटल कितनी हो, 2π हो। जैसे ये इंटरवल है तो इसकी लेंथ निकालनी है इंटरवल की, तो कैसे निकालते हैं, अपर एंड जो इंटरवल में दिख रहा है यानी कि c+2y माइनस लोअर एंड c, दोनों को माइनस करेंगे तो इंटरवल की लेंथ आ जाएगी। तो ये जो लेंथ है इंटरवल की लेंथ अगर 2π है तभी ये फार्मूले काम करेंगे, और अभी हम यही डिस्कस कर रहे हैं। अगर 2π नहीं है तो उसके भी क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो a0 फाइंड आउट करने का फार्मूला हो गया। an का फार्मूला क्या होगा, an इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रल लिमिट c से c+2π fx cos nx dx। मीन्स जो भी फंक्शन fx हमें दिया है उसको cos nx से मल्टीप्लाई करके दी हुई इंटरवल की लिमिट के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करना है, 1/π से इंटू करके an की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली bn में आपका यहाँ साइन आ जाएगा। तो ये फार्मूले है a0 an bn फाइंड आउट करने के। इस फार्मूले में जो ये a0 है, ये a0 ट्वाइस ऑफ मीन वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाता है। मतलब आपसे अगर कहे फंक्शन का मीन वैल्यू निकालें तो ये ट्वाइस ऑफ मीन वैल्यू, फंक्शन की जो मीन वैल्यू है उसके ट्वाइस के इक्वल होता है a0। अब मीन वैल्यू पूछने लगे तो बस आपको a0/2 निकाल लेना है, वो फंक्शन की मीन वैल्यू आ जाएगी इस इंटरवल में। अब कुछ स्पेशल फॉर्म्स हैं इस फार्मूले की, जैसे कि अगर ये जो हमने अभी फोरियर सीरीज का फार्मूला डिस्कस किया इंटरवल c से c+2π के लिए पढ़ा, अब यहाँ c कांस्टेंट था। अब c की वैल्यू इनकेस अगर 0 हो जाए तो आपका इंटरवल बनेगा c 0 रखने पर, ये जो इंटरवल है c की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 से 2π बन जाएगा। तो उस केस में फार्मूला क्या बनेगा, मीन्स मॉडिफाई क्या होगा फोरियर सीरीज का फार्मूला, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। fx इज इक्वल टू a0/2 प्लस समीशन n गोज टू 1 टू इन्फिनिटिव an cos nx प्लस समीशन n गोज टू 1 टू इन्फिनिटिव bn sin x। तो फोरियर सीरीज का फार्मूला तो सेम रहेगा, बट ये जो आइलर फार्मूले है कोफिशिएंट निकालने के, ये थोड़े से चेंज हो जाएंगे। चेंज भी क्या कि a0 का फार्मूला अभी पढ़ा था वो तो वही था 1/π, बस इंटरवल को जो था वो अब 0 से 2π है, तो यहाँ पर 0 से 2π आएगा fx dx। वहाँ पर c से c+2π था, अब इंटरवल 0 से 2π बन गया c इक्वल टू 0 होने की वजह से, तो आपकी लिमिट वो बन जाएगी। ऐसी an में फार्मूला क्या था 1/π c से c+2π fx cos nx dx, पर इस बार इंटरवल c की वैल्यू 0 होने की वजह से क्या बन गई 0 से 2π, तो वो आएगा लिमिट यहाँ पर। ऐसे bn में आपका 1/π 0 से 2π fx sin nx dx। ठीक है स्टूडेंट, इन केस आपका इंटरवल c की वैल्यू -π हो जाए तो इंटरवल आपका क्या बनेगा भाई, ये जो c से c+2π वाला फार्मूला था, c की जगह पर -π रखेंगे तो आपका इंटरवल क्या बन जाएगा -π से π। अब फोरियर सीरीज का फार्मूला तो नहीं बदलेगा, ये तो वही रहेगा क्योंकि टोटल इंटरवल की लेंथ 2π बनी हुई है। इंटरवल की लेंथ कैसे निकालते हैं, अपर एंड माइनस लोअर एंड, तो माइनस करेंगे तो 2π तो आएगा। तो अगर इंटरवल की लेंथ 2π बनी है तो फोरियर सीरीज का फार्मूला fx इक्वल टू a0/2 समीशन n गोज टू 1 टू इन्फिनिटिव an cos nx प्लस bn n गोज टू 1 टू इन्फिनिटिव bn sin nx, ये तो सेम रहेगा। और बस a0 an bn के फार्मूले में आपके जो पड़ा है c से c+2π वाला जनरल फार्मूला, उसमें बस आपकी लिमिट c से c+2π की जगह पर जो दी है -π से π वो आ जाएगी, फार्मूला वही रहेगा। यानी कि जो अभी आपने 0 से 2π में पढ़ा था वही सब में अब -π से π लिमिट हो जाएगी। बाकी फार्मूले a0 an bn निकालने का सेम ही। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो क्वेश्चन करते समय आपको बार बार परेशान कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं। जैसे कि साइन k पाई, अगर k कोई इंटीजर है, इंटीजर कौन कौन से होते हैं भाई,
+-1, 0 +-1 +-2 +-3, यानी कि प्लस का 1 हो या माइनस का 1 हो, 2 हो या -2 हो, 3 हो या -3 हो या 0 हो, ये सारी वैल्यू में से कुछ भी k की वैल्यू है उस केस में साइन k पाई 0 होगा। मीन्स आपसे पूछा जाए साइन 2 पाई कितना होगा 0, साइन 3 पाई कितना होगा 0, साइन 4 पाई कितना होगा 0, साइन 100 पाई कितना होगा 0, मतलब फ्रैक्शन में ना हो तो साइन के लिए साइन k पाई की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक है, कॉस k पाई की जरूरत पड़ेगी तो कॉस k पाई के लिए फार्मूला होता है -1 की पावर k ध्यान रहे आपका यही रहेगा इंटीजर, यहाँ पर k हमेशा क्या रहेगा हमारा इंटीजर। तो अगर कोई भी इंटीजर है k तो साइन कॉस k पाई की वैल्यू -1 की पावर k होती है। इनकेस मान लो k की जगह पर आपका कोई इवन नंबर 2n आ गया तो कॉस 2n पाई कितना होगा, इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं भाई, k की जगह पर 2n है तो ये आ जाएगा -1 की पावर 2n, तो -1 की पावर 2n तो इवन नंबर है, तो किसी नंबर -1 की पावर इवन नंबर करते तो कितना आता है अपन, तो ये भी आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हैं, कॉस 2n पाई किसके इक्वल होगा 1 के, और कॉस 2n + 1 पाई हो मतलब पाई का मल्टीपल ओड नंबर हो, 2n + 1 तो विषम संख्या है ना ओड नंबर, तो इसी फार्मूले से किसके इक्वल होगा -1 की पावर 2n + 1, और ओड पावर है विषम पावर है -1 की तो वो किसके इक्वल होगा -1, यानी कि कॉस 2n + 1 पाई की वैल्यू -1 हम डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये साइन 2n + 1 पाई/2 इसकी वैल्यू -1 की पावर k, ऐसे ही कॉस 2n + 1 पाई/2 की वैल्यू 0 होती है। ये कुछ इंटीग्रल के फार्मूले हैं, e⁴ax sin bx dx, ये इंटीग्रल आपको यूज़ करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है बार बार, अगर e की पावर वाला टर्म और साइन वाला टर्म प्रोडक्ट में और उसका इंटीग्रल करना हो तो आप इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ये वैसे 12th में इंटीग्रल का क्वेश्चन है, उसका डायरेक्ट रिजल्ट हम एज ए फार्मूला यूज़ करेंगे। e⁴ax sin bx dx का इंटीग्रल होता है e⁴ax / a² + b² a sin bx - b cos dx, तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर इसी तरीके से e⁴ax cos bx का ये फार्मूला है, बस यहाँ पर cos यहाँ चला जाएगा, साइन यहाँ चला जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर एक ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई, ये बार बार इंटीग्रेशन में यूज़ होगा, जब भी हमें दो फंक्शन की प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना होगा, दो फंक्शन की प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना होगा जिसमें से एक फंक्शन x की पावर की फॉर्म में हो, चाहे x² हो x³ हो, तो आप इस फार्मूले का यूज़ करके इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं पर इससे करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा और कम मेहनत में बिना मतलब ज़्यादा मिस्टेक होने के चांस नहीं रहेंगे। क्या फार्मूला है कि भाई आपका जो फंक्शन x की पावर n की फॉर्म में अगर उसे मैं u कंसिडर कर रहा हूँ और बाकी बचे फंक्शन को v, तो आपको ये फार्मूला लगाना है इस तरीके से, पहले u एज इट इज़ v यानी कि दूसरे फंक्शन का v1 मतलब इंटीग्रेशन एक बार, फिर माइनस, फिर u जो ये पहले लिखा था उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन बढ़ता चला जाएगा u का, और v का इंटीग्रेशन, तो जो ये u आया था इसी का यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो गया, जो v1 आया था इसका फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सेकेंड टाइम उसे v2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर पहली टर्म प्लस, फिर माइनस, फिर अगला प्लस, फिर इसका फिर से डिफरेंशिएशन u का एक और बार कर देंगे जो यहाँ आया था पहले उसी का, फिर v2 का फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा, यानी कि v3 जिसे हम v2 का इंटीग्रेशन बोले, और ऐसे ही प्लस माइनस चलता रहेगा, कुछ टाइम बाद 0 हो जाएगा इंटीग्रेशन, वहीं पर डिफरेंशिएशन u का करते करते वहीं पर टर्म रुक जाएगी। एक एग्जाम्पल के लिए हम ये इंटीग्रल करके देख लेते हैं। मान लीजिए आपको कहा x³ sin 2x का इंटीग्रेशन करो या sin x का इंटीग्रेशन करो, तो कैसे करना है भाई, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप एक पार्ट को तो इसको u कंसिडर कर लें, बाकी इसको v, फार्मूले को लगाएं। फार्मूला क्या कहता है, पहले u एज इट इज़ रखना है, यानी कि x³ एज इट इज़, v1 यानी कि v का वन टाइम इंटीग्रेशन, तो v क्या है sin x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का cos x। ध्यान रहे इसमें आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी माइनस साइन आ रहा है टर्म की इंटू करके आगे ना लिखें, वहीं पर लिखें, क्योंकि फार्मूले के हिसाब से हमें जो यहाँ आया उसी का इंटीग्रेशन करना है साइन सहित। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले u एज इट इज़ लिखा, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, पहली टर्म प्लस, अगली क्या आएगी माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², इसका डिफरेंशिएशन बढ़ता चला जाएगा और इसका इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, और एक माइनस पहले से ही था तो वो तो आएगा ही आएगा, प्लस माइनस अगली टर्म क्या आएगी प्लस, इसका फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 3x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 6s, इसका फिर से इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा, माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos x, फिर इसका फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 6x का क्या होगा, पहले तो प्लस माइनस प्लस नेक्स्ट टर्म माइनस में आएगी, और इसका 6x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6, इसका फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x। तो इस तरीके से आपका, और नेक्स्ट टर्म में आप 6 का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो तो कांस्टेंट है तो इसलिए 0 हो जाएगा, तो आगे टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको एक लाइन में इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर देना। ठीक है स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल ऑफ फोरियर सीरीज का हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसा कि हमारा ये क्वेश्चन है, एक्सपेंड fx = x एज फोरियर सीरीज
ओवर द इंटरवल 0 से 2 पाई। फंक्शन 0 से 2 पाई में डिफाइन है और उसका हमें फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको दो बातें पढ़नी। एक तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है फोरियर सीरीज, क्योंकि आगे हम हाफ रेंज फोरियर सीरीज भी पढ़ने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है फोरियर सीरीज या हाफ रेंज फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज पूछा गया। दूसरी बात आपको यहाँ पर देखना है इंटरवल की लेंथ। तो यहाँ पर लेंथ 2 पाई होना चाहिए। तो यहाँ पर इंटरवल की लेंथ देखें तो अपर एंड माइनस लोअर एंड, तो अपर एंड 2 पाई है, लोअर एंड 0 माइनस करके 2 पाई आ रहा है। इसका मतलब जो अभी हमने सारे फार्मूले डिस्कस किए वही लगेंगे। करने का प्रोसेस क्या है, आपको यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स, इंटरवल क्या दिया है आपका 0 से 2 पाई। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, फोरियर सीरीज लेट कर लेनी है। फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इज, ये फोरियर सीरीज आपने कंसिडर कर ली। अब इस एफ एक्स इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समीशन एन गोज टू 1 टू इन्फिनेटिव ए एन कॉस एन एक्स प्लस समीशन एन गोज टू 1 टू इन्फिनेटिव बी एन साइन एन एक्स, ये फोरियर सीरीज कंसिडर कर ली। अब इस फोरियर सीरीज को ऑब्टेन करने के लिए हमें फोरियर कोफिशिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि किसकी वैल्यू चाहिए, एक तो ए नॉट की वैल्यू चाहिए, ए एन की और बी एन की। तो ए नॉट के लिए अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, 1/पाई, जो भी हमारे पास इंटरवल है टोटल वो लिमिट में जाएगा 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, ये फार्मूला पढ़ा था। अब हमारे पास एफ एक्स क्वेश्चन में क्या है एक्स, तो वो रिप्लेस कर देंगे। तो 0 से 2 पाई एफ एक्स की जगह पर एक्स आ जाएगा डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है आपकी 0 से 2 पाई। देखिए आपको इंटीग्रेशन सोचकर यहाँ घबराना नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है ये फोरियर सीरीज। बस आपको बार बार ये इंटीग्रेशंस की जरूरत पड़ेगी, जैसे एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन का फार्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, बस पावर में एक प्लस होकर वो अपॉन में आ जाना है। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जरूरत पड़ेगी, या कॉस ए एक्स का, क्या होता है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन भाई, साइन ए एक्स अपॉन ए, एंगल का डिफरेंशिएशन अपॉन में लिख देना है। या जरूरत पड़ेगी आपको साइन ए एक्स के इंटीग्रेशन की, साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन एक्स का माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए, जो एंगल में इंटू में है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगाना है। फिलहाल तो खैर यहाँ पर एक्स की पावर एन के इंटीग्रेशन की आवश्यकता हुई, वो हमने लगा दिया। 1/पाई, ये 2 कॉन्स्टेंट है बाहर रख दे, और ये एक्स स्क्वायर 0 से 2 पाई। अब लिमिट रख देते हैं 1/2 पाई, एक्स की जगह पर एक बार अपर लिमिट आएगी 2 पाई का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0 का स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर से ये 2 पाई कैंसिल, तो 2 पाई बचेगा। तो ए नॉट की वैल्यू आपको मिल जाती कितनी यहाँ पर 2 पाई। मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि फंक्शन की मीन वैल्यू निकालो, तो अभी बताया था मैंने कि बस 2 नंबर में ये पूछ रहा था इस फंक्शन की मीन वैल्यू निकालो। तो अभी बताया था मैंने ट्वाइस ऑफ मीन वैल्यू इज इक्वल टू होता है ए नॉट, तो मीन वैल्यू इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फोरियर सीरीज के लिए हमें ए एन की भी ज़रूरत है। तो ए एन का फार्मूला क्या था भाई, 1/पाई इंटीग्रल, जो क्वेश्चन में लिमिट दी है इंटरवल दिया है वो लिमिट में जाएगा 0 से 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई। एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है वो रख देंगे यहाँ पर। एफ एक्स की वैल्यू हमारे क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं भाई, दो फंक्शन की प्रोडक्ट का भी यू वी वाला फार्मूला बताया था, तो इसको हम यू ले लेते हैं और इसको वी फार्मूला लगा देते हैं। क्या फार्मूला था, पहले यू एज इट इज़, वी का इंटीग्रेशन दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन, कॉस एन एक्स का अभी बताया इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन एन एक्स अपॉन एंगल में जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आएगा, टोटल के डिवाइड में, एंगल के डिवाइड में, पूरे के डिवाइड में, पहली टर्म प्लस फिर माइनस। अब इसका डिफरेंशिएशन बढ़ता चला जाएगा और इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और इसका इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन बताया था अभी मैंने, साइन क्या होता है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एंगल का डिफरेंशिएशन, यानी कि एन आएगा और एक एन पहले से ही था तो एन स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म में यहाँ प्लस था ये माइनस, अगला क्या आएगा प्लस, और इसका डिफरेंशिएशन फिर से आ जाएगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये एंड हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन आगे की सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो लिमिट 0 से 2 पाई 1/पाई। अब यहाँ पर लिमिट रख देते हैं, एक बार x की जगह पर अपर लिमिट 2 पाई रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा 2 पाई साइन, x की जगह पर 2 पाई रखेंगे तो 2n पाई हो जाएगा अपॉन n, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 पाई रखेंगे अपर लिमिट तो कॉस 2n पाई अपॉन n स्क्वायर। अब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह पर, यहाँ 0 आएगा इंटू साइन 0 अपॉन n, यहाँ पर लोअर लिमिट का ये माइनस माइनस प्लस पर एक लोअर लिमिट का माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस एक्स की जगह पर 0 रखेंगे तो कॉस 0 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/पाई। अब आपको बताया था याद हो तो साइन के पाई मैंने बताया था, साइन के पाई कितना होता है बताया था, साइन के पाई 0 होता है, मतलब पाई के इंटू में कोई भी ऐसा नंबर हो एंगल में जो फ्रैक्शन में ना हो तो हमेशा साइन की वैल्यू 0 होती है, तो साइन 2n पाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। फिर प्लस
कॉस के पाई का फार्मूला बताया था मैंने, कॉस के पाई की वैल्यू बताई थी आपको -1 की पावर के, और फिर मैंने इसी से बताया था अगर कॉस 2n पाई पूछा जाए तो -1 की पावर 2n होने की वजह से वो इवन पावर होने से 1 आ जाएगा, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। फिर साइन 0 0 0 होता ही है, यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1/n², 1/n² ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0, दैट मीन्स an की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है 0। अब आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाए, क्वेश्चन में और ज़रूरत है किसकी, bn की वैल्यू की। bn का फार्मूला क्या पड़ा था भाई, 1/पाई, जो इंटरवल दिया वो लिमिट में जाएगा यानी कि 0 से 2 पाई, fx साइन nx dx, ठीक है। अब इसमें fx की वैल्यू रखें अगर 1/पाई 0 to 2 पाई, fx हमारा x था, साइन nx dx इज इक्वल टू 1/पाई। इंटीग्रेट करते हैं भाई, वही u v वाला फार्मूला, इसे u और इसे v लें तो क्या फार्मूला था, पहले u एज इट इज़ दैट मीन्स x एज इट इज़, साइन nx का इंटीग्रेशन यानी कि माइनस कॉस nx अपॉन एंगल का इंटू में जो है वो डिवाइड में जाएगा, टर्म अल्टरनेट प्लस माइनस, पहली प्लस अगली माइनस, और इसका डिफरेंशिएशन बढ़ता चला जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका डिफरेंशिएशन x का क्या हो जाएगा 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस nx का माइनस साइन nx अपॉन एंगल का कोफिशिएंट n नीचे आएगा, एक n पहले से ही था तो n², नेक्स्ट टर्म में फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 1 कॉन्स्टेंट है तो 0, तो अगली टर्म 0 ही हो जाएगी। अब बस लिमिट लगानी है हमें 0 to 2 पाई जो है, तो 1/पाई, एक बार x की जगह पर 2 पाई रखेंगे तो ये माइनस का 2 पाई कॉस 2n पाई अपॉन n आ जाएगा, एक बार ये माइनस माइनस प्लस 2 पाई रखेंगे तो साइन 2n पाई अपॉन n² माइनस, अब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये -1 है, लोअर लिमिट का माइनस तो प्लस, 0 रखने पर 0 कॉस 0 अपॉन n आएगा, ये माइनस माइनस प्लस और एक लोअर लिमिट का माइनस तो माइनस साइन 0 अपॉन n² इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो 1/पाई माइनस 2 पाई, अभी बताया था कॉस 2n पाई की वैल्यू कितनी होती है 1 और ये अपॉन n, फिर प्लस साइन 2n पाई बताया था, साइन कितना भी पाई के इंटू में वो सब 0 हो जाता है, बताया था साइन के पाई 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। आगे चले, कॉस 0 की वैल्यू आपकी क्या होती है 1, पर इंटू में 0 है तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये साइन 0 भी 0 होता है, तो ओवरऑल ये वैल्यू पाई से पाई कैंसिल, आपका -2/n वैल्यू आ जाती है bn की -2/n। तो अब जो ये आपकी वैल्यू आई है, एक तो a0 की वैल्यू 2 पाई आई है, an की वैल्यू 0 आई है, bn की वैल्यू -2/n आई है, इन सारी वैल्यूज़ को हम उठाकर ये फोरियर सीरीज जो रिक्वायरमेंट थी इसमें इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देंगे तो फोरियर सीरीज आपको मिल जाएगी। तो पुटिंग यूजिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, फोरियर सीरीज रिक्वायर्ड सीरीज क्या बनेगी, fx इज इक्वल टू a0/2, फार्मूले में a0/2 था और a0 हमारा 2 पाई आया था तो 2 पाई/2 प्लस समीशन n गोज़ टू 1 to इन्फिनिटी, फार्मूले में था an cos nx, an की वैल्यू 0 है इंटू cos nx, प्लस फार्मूले में था n गोज़ टू 1 to इन्फिनिटी bn sin nx, bn कितना है हमारा -2/n इंटू साइन nx। तो इस तरीके से स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो इसकी फोरियर सीरीज fx क्या था हमारा, fx क्वेश्चन में हमारा x था, तो fx की वैल्यू अगर हम लिखें x और ये कैंसिल आउट होकर बचा पाई, ये 0 हो गया, ये हमारा बचा माइनस समीशन n गोज़ टू 1 to इन्फिनिटी और 2/n साइन nx, और समीशन को सॉल्व करें n 1 2 3 रख के तो आपका x इज इक्वल टू कितना आएगा पाई माइनस, एक बार n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 साइन x अपॉन 1, फिर n की जगह पर आप 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना -2 साइन 2x अपॉन 2, 3 रखेंगे तो -2 साइन 3x अपॉन 3 एंड सोन, इसी तरीके से ये सीरीज़ बन जाएगी। तो ओवरऑल सीरीज़ हमारे पास फोरियर सीरीज़ ये बनी, ये आप लोगों का फोरियर सीरीज। तो इस तरीके से हमने जाना फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन क्या होता है, डेफिनेशन, फिर उसको फोरियर सीरीज़ को फाइंड करने के लिए फार्मूलेज, कुछ स्पेशल रिजल्ट्स, पीरियोडिक फंक्शंस, ये सब आज हमने जाना, और डिटेल में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन या नॉलेज के लिए था कि फार्मूला कैसे लगाना है, आगे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।